नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार का पारा चढ़ा, सभी पार्टियों के नेताओं ने झोंकी ताकत। वहीं गुजरात में अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में होगी बैठक। पूर्वोत्तर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आइजोल में मिजोरम विधानसभा के सदस्यों को करेंगी संबोधित। राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में सिक्किम सरकार द्वारा आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में लेंगी भाग। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगी उद्घाटन और शिलान्यास। दिल्ली एनसीआर में जहरीली बनी हुई है हवा, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के पार। दिल्ली एनसीआर में डीजल वाहनों की आवाजाही पर रोक। नोएडा में पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल ऑनलाइन करने के आदेश। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमले के बाद कई शहरों में प्रदर्शन। सेना के अधिकारियों के घर के बाहर धरना। इमरान ने पाकिस्तानी पीएम और गृह मंत्री के साथ साथ आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारी पर लगाया साजिश में शामिल होने का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंयामिन नेतन्याहू को इजराइल में 5वीं बार सत्ता की कमान संभालने पर दी बधाई। दोनों देशों के बीच भविष्य रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने की जताई उम्मीद। T20 विश्व कप 2022 में सुपर 12 के मुकाबलों में आज पहले मैच में आयरलैंड और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। वहीं दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। तमाम दलों के स्टार प्रचारक पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धर्मपुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके इतर भाजपा की ओर से आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी जनसभाएं करेंगे। नितिन गडकरी झंडूटा और कांगड़ा में जनसभाएं करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ समलाना, बदोली और घुमारवीं में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। उधर गुजरात में कल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक होगी, जिसकी घोषणा आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 4 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे के तीसरे दिन आज आइजोल में मिजोरम विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति एक नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के सम्मान में समारोह की मेजबानी मिजोरम सरकार कर रही है। इसके साथ ही राष्ट्रपति केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 484 के आसपास दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 357 दर्ज किया गया। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी से दिल्ली एनसीआर का दम घुटने लगा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण के तहत विभिन्न उपायों को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत दिल्ली और आसपास के जिलों में BS6 को छोड़कर अन्य डीजल वाहनों पर रोक लगाई गई है। आयोग ने एक अधिसूचना में बताया है कि स्वच्छ ईंधन पर नहीं चलने वाले सभी उद्योगों को बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले ट्रकों को इसमें छूट दी गई है। इस सबके बीच नोएडा में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलाने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं ज़रूरत होने पर 9वीं से 12वीं तक की क्लास भी ऑनलाइन चलाई जा सकती है। इसके साथ ही प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूलों में सभी आउटडोर एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी है। सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली में आज से यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। यूरोप के 2 दर्जन से ज्यादा देशों की 23 भाषाओं की 27 फिल्में इस फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी। ये फिल्में न सिर्फ यूरोप के कई देशों की कहानियों का पिटारा होंगी, बल्कि दिल्ली में बैठे बैठे विभिन्न संस्कृतियों को अनुभव करने का मौका भी सिनेमा के प्रेमियों को मिलेगा। ये महोत्सव 13 नवंबर तक आयोजित होगा। इस फेस्टिवल का आयोजन भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल OEU के सदस्य देशों के दूतावास कर रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी चैनल DD नेशनल पर जो धारावाहिक चल रहे हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला रिगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच में आज आपको देखने को मिलेगा कि दूध वाला हर हाल में कीर्ति को दूध देने से इनकार कर रहा है। इधर इंद्रेश को घायल अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा देखकर तितली के होश उड़ गए हैं। आज भी उनके घर दूध ना देना तो हम भी देखते हैं कि छोरी कब तक साइकिल से घूम घूम के दूसरे गांवों से दूध लाती रहेगी। जबरदस्ती करोगी तो भी दूध नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे? हम ये दूध फेंक देंगे लेकिन तुम्हें नहीं देंगे। हेलो कीर्ति दीदी, वो इंद्रेश चाचा घर के बाहर बेहोश पड़े हैं और वो घायल भी हैं। भाई साहब की ये हालत कैसे हो गई? भाई साहब, जब जिम्मेदारी ढंग से निभाई तो सच्चा इंसान, ठीक, और ना निभाई तो पाप और कभी कभी अपराध। तो कीर्ति अब उस अपराध की सजा दिलवाए। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे DD नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि अपने लल्ला के भोजन ना करने से सुबल की मां का हो गया है बुरा हाल। खाई है साथ में ही भोजन करने की कसम। उधर कंस राक्षसों पर हो रहा है गुस्सा। आप कुछ व्यवस्था कीजिए, अगर लल्ला ने भोजन नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगी। ठीक है शरायु, हम लौट जाते हैं, लेकिन तुम अकेले मत जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जो मित्र संकट में आपका साथ छोड़ दे, वो मित्र कैसा? यदि तुमने घाव नहीं दिए कृष्ण को तो मैं तुम्हें इतने घाव दूंगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, परंतु वो घाव समाप्त नहीं होंगे। तो अब क्या करेगा कंस, जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। इसराइल में हुए आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने मौजूदा प्रधानमंत्री यायार लैपिड को हराकर निर्णायक जीत हासिल कर ली है। 4 साल से कम समय में देश में हुए 5वें संसदीय चुनाव में नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी को 32 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इजरायली राष्ट्रीय प्रसारक के अनुसार नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गठबंधन ने 120 सीटों वाली संसद नेसेट में 64 सीटें जीती हैं। लैपिड की येश अतीत पार्टी को 24 सीटें मिली हैं।
दक्षिणपंथी, वामपंथी और अरब पार्टियों का उनका गठबंधन 51 सीटें जीतने में सफल रहा है। चुनाव परिणाम से इजराइल में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू की फिर से सत्ता में वापसी हो गई है। नेतन्याहू 15 वर्षों के दौरान 5 बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 73 वर्षीय नेतन्याहू देश के विवादास्पद राजनीतिक शख्सियतों में से एक हैं। पश्चिम एशिया में 1967 के युद्ध के बाद से कब्जे वाले पश्चिमी तट पर इजरायली बस्तियां बसाने के वो प्रबल समर्थक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंयामिन नेतन्याहू को इजराइल के आम चुनावों में जीत पर बधाई दी। अपने ट्वीट संदेश में पीएम ने कहा कि मेरे दोस्त नेतन्याहू, आपको चुनावी सफलता के लिए बधाई। मैं भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और गहन बनाने में चल रहे संयुक्त प्रयासों को जारी रखने की आशा करता हूं। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमले के बाद कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इमरान खान के समर्थकों ने गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वहीं इमरान की पार्टी के प्रमुख नेता असद उमर ने पार्टी प्रमुख पर हुए हमले की साजिश में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और एक मेजर जनरल को साजिश में शामिल बताया है। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज ग्रुप 1 में सुपर 12 के मुकाबले में आयरलैंड का सामना न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच एडिलेड के मैदान पर खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ग्रुप 1 के टॉप पर काबिज है, लेकिन पिछले मैच में उन्हें इंग्लैंड ने 20 रनों से हराया था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ट्रेंट बोल्ट और मिचेल सेंटनर ने 3 मैचों में 6-6 विकेट चटकाए हैं। वहीं अनुभवी गेंदबाज टिम साउदी ने 5 विकेट अपने नाम किए हैं। ईश शोड़ी और लॉकी फर्ग्यूसन ने 4-4 विकेट झटके हैं। आयरलैंड की टीम ग्रुप 1 के 5वें पायदान पर मौजूद है। अपने पिछले मैच में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं आईसीसी टी20 विश्व कप में आज होने वाले दूसरे मुकाबले में एडिलेड में ही ऑस्ट्रेलिया का सामना अफगानिस्तान से होगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक इस टूर्नामेंट में सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। अब सेमीफाइनल में जाने के लिए उन्हें न सिर्फ अफगानिस्तान से जीत की जरूरत है, बल्कि बड़ी जीत चाहिए होगी ताकि रन रेट में सुधार हो। अफगानिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और ये मैच उनके लिए सिर्फ सम्मान बचाने की चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सुपर 12 में अब तक खेले 4 में से 2 मैच जीते हैं और 1 मैच में उसे हार मिली है। 1 मैच बारिश के कारण धुल गया था। वहीं आईसीसी टी20 विश्व कप में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका की ये पहली हार है। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 186 रन का लक्ष्य रखा था। हालांकि दक्षिण अफ्रीका का स्कोर जब 4 विकेट के नुकसान पर 69 रन था, तब बारिश के कारण खेल को रोक दिया गया। दोबारा खेल शुरू होने पर अफ्रीकी टीम को 14 ओवर में 142 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में अफ्रीकी टीम 9 विकेट खोकर 108 रन ही बना पाई। टीम के लिए कप्तान तेम्बा बावूमा ने सबसे अधिक 36 रन की पारी खेली। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। टीम 16 विजेता 1।